लड़के गाँव की तैयारी करते थे। तो उधर पे क्या था, वहाँ पे 5 लड़कियाँ तैयारी करती थी और गाँव के लगभग सारे लड़के तैयारी करते थे। उन 5 में से 3 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई और उसके बाद गाँव के जितने लड़के वहाँ पे तैयारी करते हैं, लगभग उतनी ही लड़कियाँ वहाँ पे तैयारी करने स्टार्ट कर दी। ये सेम सिनेरियो मैंने यहाँ पे होते हुए भी देखा है। स्कूल्स में इस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम है, वो ये दिखाते वो इस तरीके का है कि आप क्लासेस को पास बहुत जल्दी कर सकते हैं। पास हुँ। करने के लिए जो सिर्फ क्लास से निकलने के लिए, अगर आपको एजुकेशन चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। पर अगर आपको सिर्फ क्लास से निकल के दूसरी क्लास में जाना है, तो वो काफ़ी हद तक ईज़ी है। अगर वो पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा पढ़ना चाहता क्या है असल में। अगर हम बच्चे को सिर्फ ये बता देंगे कि आप साइंस ले लो ये फ़ायदा है, कॉमर्स ले लो ये फ़ायदा है, आर्ट्स ले लो ये फ़ा वो चीज़ों को अगर फ़ायदे के हिसाब से देख के चलेगा, तो शायद एक पॉइंट पे तो वो बहुत अच्छा होगा, पर उसके लिए आगे जाके सैटिस्फैक्शन लेना उस काम से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे हमारे देश में बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग जो हैं जो हमारे मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, उस पे डोनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। दिवाली पे, ईद पे, क्रिसमस में बहुत सारे लोग बहुत चैरिटी करते हैं। तो जब उन्हें वो ऐसी एक ऑर्गनाइज़ेशन दिखती है, जो ऑन ग्राउंड सच में काम कर रही है, साथ ही साथ उन्हें ये भरोसा मिलता है कि हाँ, हमारा कोई जानने वाला भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उससे हमारे बेसिक जो खर्चे होते हैं, वो निकल आते हैं। सौम्या, हम सौम्या ने भी अभी 12th पास करी, सौम्या अपनी ग्रेजुएशन कर रही है ओपन से, साथ ही साथ वो कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है। सौम्या ने हमारे साथ पढ़ना शुरू करा था, हम उसे पढ़ाते थे और अब जब वो अपनी 12th क्लियर कर चुकी है, तो हमारे साथ बैठ के जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना फर्स्ट सेकंड क्लास के जो बच्चे होते हैं, उन्हें वो पढ़ाती है जब वो खुद ग्रेजुएशन कर रही है। जो फ्राइडे और मंडे के बीच में जो थकान मिटती है, वो उन बच्चों के पास जाके ही मिटती है। लिटरली मैं इवन आपको भी इनवाइट करता हूँ, किसी दिन आके देखो, जब आप उधर जाते हो ना, जब शायद 200-250 मीटर का डिफरेंस होगा सेंटर जहाँ पे हम पढ़ाते हैं और जो मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से जब हम लोग चल के वहाँ तक आ रहे होते हैं ना, तब बच्चे ऐसे खुश होकर हमारे पास आते हैं, भैया आ गए, दीदी आ गई, दीदी आ गई। Hi everyone, my name is Amit Chaudhary. I am from Inspired by Dreams, and today we have a very special change maker with us. His name is हिमांशु रोहेला और हिमांशु का एक ऑर्गेनाइजेशन है कृतांश जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो पहले हिमांशु से ही जानते हैं कि वो क्या करते हैं, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। हम लोग कृतांश इस ट्रस्ट की तरफ से हैं और आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर्स। हमारी ये पूरी टीम है जिन्होंने इसे स्टार्ट किया था एंड हम लोग स्लम्स में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं वीकेंड्स पे, सैटरडे और संडेज़ को। जो स्लम्स में जो बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड किड्स हैं, जिनको शायद वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही, जो और बच्चों को मिलती है उन्हीं की उम्र के, तो उनको हम जाके पढ़ाते हैं, उनको बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें जो शायद उनकी गलती नहीं है, उन्हें ना मिल पा रही हों, उसको फुलफ़िल करें। उस वजह से उनकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हिमांशु, कृतांश जो एक नाम है बहुत ही यूनिक नेम है, तो इस नेम के पीछे भी कोई स्टोरी है क्या कि ये नेम कैसे आया? हाँ जी, बिल्कुल। तो कृतांश जो नाम है उसका मतलब होता है स्किलफुल। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को सिर्फ़ वो चीज़ें ना पढ़ाएँ, जो कि वो स्कूल्स में भी सीख सकते थे या फिर जो उनके अंदर से बुक्स में उन्हें सिखाई जा रही। पर वो पॉइंट्स, वो स्किल्स और वो चीज़ें उन्हें सिखाएँ, एजुकेशन जब हम उन्हें प्रोवाइड करें तो वो सारी चीज़ें सिखाएँ जो उनको लाइफ़ लॉन्ग हेल्प करेंगी, जो उनको थ्रू आउट द लाइफ़ उनके साथ रहेंगी और जो ऐसी स्किल्स हैं जो लाइफ़ में आगे उनके करियर में उनको हेल्प करेगी, उनकी लाइफ़ को अच्छे से जीने में उनको हेल्प करेगी, उनको एक अच्छा सिटिज़न बनने में एक हेल्प करेगी, वो स्किल्स भी उन्हें सिखाएँ साथ-साथ। इसलिए हमने नाम रखा कृतांश जिसका मतलब होता है स्किलफुल। नहीं, नाम तो बहुत अच्छा है। आई थिंक बहुत ही क्रिएटिवली आपने सोचा होगा जब ये नाम रखा होगा। ये कृतांश का कब स्टार्ट हुआ? मतलब कितना टाइम हो गया आपको? और हम लोग को ऑन ग्राउंड वर्क करते हुए तो करीब 7 साल हो गए हैं, हुँ, इवन हुँ। उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। पर जो कृतांश है, हम लोग पहले क्या करते थे ना, हम लोग अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ मिलके काम करते थे। तो कभी किसी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ मिलके काम करा हमारे वॉलंटियर्स ने, अलग तरीके से उनके साथ कोलैब करा, उनके जो व्यू पॉइंट्स थे, उनका जो काम वो लोग कर रहे थे, उसके साथ कोलैब करके हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को कैसे हेल्प हो सकती है, उस पे हमने मिलके काम करा। पर क्या होता है ना, जब आप सबके साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, तो कई बार जो गोल्स होते हैं, उनके साथ साथ आप अलाइन नहीं कर पाते।
हुँ। उनके गोल्स कुछ अलग होते हैं, आपके गोल्स कुछ अलग होते हैं। आप ये सोच रहे होते हैं कि लाइफ में आगे जो है कृतांश को कैसे लेके जाएँ, या उस टाइम पे जब वो रजिस्टर्ड नहीं था तो उसे आगे कैसे लेके जाएँ, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। कई बार वो उनके गोल्स के साथ मैच नहीं कर रहा होता, क्योंकि सब लोग अलग-अलग तरीके से चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, सबके अलग-अलग तरीके की थॉट प्रोसेस होता है, और उनके जो गोल्स होते हैं, साथ ही साथ जो उनको चीज़ों को आगे ले जाने की हम सबकी अलग-अलग समझ होती है, उसके हिसाब से हम उनके साथ अलाइन नहीं कर पा रहे थे। तो इस साल के शुरुआत में हमने सोचा कि अपनी एक ऑर्गेनाइज़ेशन रजिस्टर कराते हैं। इवन हुँ, इस हुँ, साल से हुँ। थोड़ा पहले ही सोचा। देन हमने मार्च में इसको रजिस्टर कराया एज़ कृतांश, हमने इसको। देन तब हम लोग प्रॉपरली कोलैब कर पा रहे थे, ताकि तब तब उस टाइम पर हम अपना करिकुलम बच्चों के लिए ला सकते थे। हम और बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं जो हम चाह रहे हैं कि बच्चों तक पहुँचे। साथ ही साथ जो गोल्स अलाइन नहीं हो पा रहे थे, उन प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी हद तक उस प्रॉब्लम का भी काफ़ी हद तक सॉल्यूशन मिला एक तरीके से हमें, और फिर हमने अपने काम को अपने तरीके से, जो हम सोच रहे थे, जिस तरीके से हम सारे वॉलंटियर्स मिलकर उस काम को आगे ले जाना चाह रहे थे, वैसे हमने करना शुरू कर। अच्छा, तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ क्या आई? क्योंकि जैसे आपने बताया तो सुनने में तो मेरे को बड़ा ईज़ी लगा, लेकिन आई नो कि ये ग्राउंड पे इतना ईज़ी नहीं रहा होगा। अपना खुद का ऑर्गेनाइज़ेशन रजिस्टर करवाना और ये सारी चीज़ें प्लान आउट करना। तो क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको रहीं मेनली, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे कि पहले हम लोग रजिस्टर नहीं थे। तो जब हम लोग सब लोगों के साथ मिल के काम कर रहे थे, तो हमें वो काफ़ी ईज़ी भी रहता था। क्योंकि आपके पास जब बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस आपके साथ हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वॉलंटियर बेस है, एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से वो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपके बच्चों को चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई वो इस चीज़ को ही डिसाइड करने में आई, क्या हमें अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए भी? सबसे पहले अगर रजिस्टर करते हैं तो ये तो सोच सकते हैं कि हाँ, ठीक है, हम लोग उस तरीके से चीज़ों को चला लेंगे जैसा हम चाह रहे हैं। पर अगर वो चीज़ें नहीं चली तो क्या होगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल था कि अगर वो वैसे नहीं चली, अगर हम वो रिसोर्स वापस से नहीं ला पाए अपने पास, तो जो बच्चे हैं, जो 600 बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी ऐसा कोई पॉइंट आता है, जिस पॉइंट पे हमारे पास ना वॉलंटियर्स हुए, ना वो रिसोर्स हुए, जो हमें बच्चों को और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए चाहिए होते हैं। साथ-साथ वो कॉन्टैक्ट्स नहीं रहते, जिनके थ्रू हेल्प आती है। तो वो पॉइंट्स हमारे सबसे पहले दिमाग में था, पर हमने थोड़े से गट्स दिखाए, हमने उसे रजिस्टर कराने के लिए गए। फिर रजिस्टर जब कराने लगते हैं तो हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है, हमारे साथ हुँ, और हुँ, लोग हुँ, भी हैं। हुँ। ये वैभव है, कोमल है, कशिश है, खुशी है, और बहुत लोग हैं। शायद मैं उन लोगों के नाम नहीं लूँगा। जब बाद में वो लोग ये वीडियोज़ देखेंगे तो बोलेंगे कि हमारा नाम नहीं लिया, और हुँ, मैं हुँ। किसी को मिस नहीं करना चाहता। बट स्टिल आप ये जब देखते हैं, हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। मैं खुद अगर देखूँ तो मैं वहाँ पर एजुकेशन देखता हूँ। ठीक है, वॉलंटियर मैनेजमेंट देखता हूँ। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया देखते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस देखते हैं। तो हर कोई अपना-अपना थोड़ा-थोड़ा पार्ट देखता है। वो पार्ट जो वो अभी तक कर रहा था, या वो अपनी लाइफ में और जगहों पे करता है, तो वो चीज़ें हमें देखने में आई उसके बाद कि हमें जब लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, जब रजिस्ट्रेशन करना था, तो उसको हमने अलग इंसान को दिया। साथ ही साथ वो हमारा मेन काम नहीं है, वो तो हम करा रहे हैं। पर हुँ, उस हुँ, टाइम पर हुँ। हम एजुकेशन को पीछे नहीं छोड़ सकते कि हाँ, भई हमारा तो रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी, ये सब चल रहा है। तो उस टाइम पर हम अपना करिकुलम दोबारा से डिज़ाइन कर रहे थे। हम उसी टाइम पे उन बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। तो ये उस स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स थी, और स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम्स भी थी कि जब हमारे पास अभी तक तो हमारा वॉलंटियर बेस है, जब हम लोग इसको रजिस्टर कर रहे हैं। पर उस टाइम पर ये भी था कि अगर वो वॉलंटियर बेस बदलता है, तो क्या होगा? अगर वो चीज़ें बदल जाएँगी तो क्या होगा? उस चीज़ों को सोचना और फिर उसके लिए प्लान आउट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नहीं, बहुत सही बात बोली आपने। अच्छा हिमांशु, एक बात आप मुझे बताओ कि ये जो आप कर रहे हो, अ, जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तो कब आपने डिसाइड किया कि मेरे को इस फील्ड में जाना है? या पहले कुछ और प्लान्स थे, चीज़ें होती गईं और आप यहाँ पर आ गए? तो हाउ वाज़ योर स्टोरी? मतलब कि आप इस डायरेक्शन में बच्चों को पढ़ाना है या एनजीओ स्टार्ट करना है, ये किस तरीके से बना? क्योंकि देखो सोचते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 90% लोग ये चीज़ें कर नहीं पाते। तो आपका क्या मोटिवेशन था इस फील्ड में आने का? अ, जब मैं यहाँ पर आया था तब पॉइंट ये है, तब ये सेंटर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थे, जब मैं इधर पे आया। हमारे पास तब हम 2 सेंटर से पढ़ा रहे थे, सतगुरु राम सिंह मार्ग और कीर्ति नगर में, जो वैभव कटोरिया, जो हमारे एक और को-फाउंडर है, उन्होंने स्टार्ट करा था। तो मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं, तो एक दिन मेरा मन करा, क्योंकि उस टाइम पर मैं खुद तैयारी कर रहा था, और साथ-साथ जो कॉम्पिटिशन के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाता था, तो मैं इधर पे तब आया था। ये ऑलरेडी स्टार्टेड था तब, ये इसको स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया था, और तब जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे, मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू करा था।
जो रजिस्टर हुए हम लोग हम अपना जैसे अभी आपने बोला कि हमें कुछ लीगल डेजिग्नेशंस की जरूरत पड़ती है, हमारे पास एक ऑथर होना चाहिए, हमारे पास ट्रस्टीज होने चाहिए, जब लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरे करने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है। पर जब मैं इधर आया था तब ऐसा ऑलरेडी था कि वहां पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। आज हम लोग ये कह लेते हैं कि हम लोगों को हमारा मोटिव क्या है, और ऑलरेडी ये चीजें स्टार्ट हो चुकी थी जब मैं पर्सनली इधर पे आया। ठीक है, तो मतलब आपको एक क्लियर पिक्चर दिख रहा था कि क्या हो रहा है और आपको लगा कि ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, तो आई शुड जॉइन देम। बिल्कुल। और मैं आपको, क्योंकि मैं अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि उन लोग के पीछे जो मोटिव था, वो लोग जो चाहते थे वो ये था कि हम लोग जब चाहते हैं ना कि यार हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को पढ़ाई में बहुत परेशानी हुई, हम में से ज्यादातर लोग जो टीम में हैं वो ऐसे लोग नहीं थे कि शायद जो बहुत वेल सेटल्ड बैकग्राउंड से आते हों। ये तो हमें भी स्टार्टिंग में पढ़ाई में बहुत दिक्कतें हुई थी, हम में से बहुत सारे लोगों को, सबके साथ नहीं कह सकते बट हमारी टीम में ऐसे लोग हैं। अब आप जब देखते हैं कि वो बच्चे जिनको पढ़ाई की जरूरत है, और आपके पास देने के लिए शायद बहुत कुछ नहीं होता, हर कोई बहुत कुछ नहीं दे सकता, पर हर कोई कुछ ना कुछ दे सकता है, और हमारे पास देने के लिए इस टाइम पे एजुकेशन है। हमें अगर पढ़ने का मौका मिला, हमें अच्छे स्कूल्स में जाने का मौका मिला, हमारे पास फ्रॉम गॉड ग्रेस हमारे पास ऐसी चीजें थी, ऐसे सिनेरियोज बने हमारे लिए कि हम अच्छे से पढ़ पाए, तो हम लोगों ने कोशिश करी कि वो जो बच्चे हैं जिनको शायद वो दिक्कतें हैं, जो उनकी गलती नहीं है, बच्चे वहां पैदा हुए हैं, उनके माँ बाप उतने शायद पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें पास अगर पैसे की दिक्कत है, तो ये वो दिक्कतें जो उनकी गलती नहीं है, इस वजह से अगर उनको बेसिक एक चीज जो एजुकेशन जो एक रिक्वायरमेंट है किसी भी बच्चे की, अगर वो नहीं मिल पा रहा, तो शायद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम मेरी टीम ने जो मेरे साथ और लोग हैं, उन लोगों ने जब से ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था। परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये जो आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप 600 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिनको आप अभी पढ़ा रहे हो, यही नंबर है? हाँ जी, 500 प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। क्यों, और हमारे पास जो सारे 4 सेंटर्स हैं उन सब में मिला के मैं ये बच्चे। ठीक है। तो एक चीज ये बताओ कि जो आप उनको पढ़ा रहे हो, क्या ये बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं या फिर आप जो इनको ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो वही है? व्हाट एग्जैक्टली इज द बैकग्राउंड ऑफ दोज स्टूडेंट्स? अगर हम उनकी एग्जैक्ट सिचुएशन की बात करें, तो हमारे पास जो बच्चे अभी हैं वो सब बच्चे लगभग स्कूल जाते हैं, जो स्कूल जाने की एज में हैं। पर जब ये स्टार्ट हुआ था तब हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जब मैं आया तो मेरे को जब सुनने में आई, और मैंने ये प्रॉब्लम का शायद एंड पार्ट देखा था, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो, पर ये प्रॉब्लम्स थी वहां पर। ये प्रॉब्लम्स ये थी कि बच्चों को उस टाइम पर स्कूल भेजने की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो स्कूल भेजना नहीं चाहते बच्चों को। जैसे अगर घर में उनके 4 या 5 बच्चे हैं और उसमें से जो सबसे बड़ा बच्चा है वो एक लड़की है, तो वो उसे स्कूल भेजने की जगह इस चीज में लगाना ज्यादा प्रेफर करेंगे कि जो जब माँ बाप दोनों काम पर जाएं तो वो बाकी जो छोटे भाई बहन है उनका ध्यान रखें। साथ ही साथ पैसे की कमी भी है। पैसे की कमी, उन लोग को अच्छा सरकारी स्कूल्स में जो फैसिलिटीज मिलती हैं या उसमें एडमिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनके उसकी नॉलेज नहीं रखते। जो फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको एडमिशन के लिए फुलफिल करनी पड़ती है वो उसकी नॉलेज नहीं रखते। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वो भी उनके पूरे नहीं होते थे कई बार। तो वो सारी चीजें जब हम देखने को मिलती थी तो हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आई कि हमें उन बच्चों का एडमिशन कराना था वहां पर। बच्चों को सबसे हम्म। पहले स्कूल भेजना था। अब स्कूल भेजने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, आप उनको सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो उसमें हेल्प कर सकते हैं, पर आप उन्हें समझा कैसे देंगे कि हम लोग आपको बच्चे को एजुकेशन उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो। जितना मैं भी जानता हूँ कि सबसे बड़ी डिफिकल्टी बच्चे के पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है कि भाई इसको पढ़ाइए, क्योंकि वो उनका ये मानना होता है कि यार ये भी कुछ घर पे काम करे या पैसा लेके आए, तो पेरेंट्स को कन्विंस करना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होता है। तो उसी का मेरा अगला क्वेश्चन वही होने वाला था, आपने अच्छा उसको भी कवर कर लिया, तो थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस करते हैं कि हाउ आर यू एबल टू कन्विंस देम। कन्विंस करने के लिए ना मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। ये मेरा पर्सनल वो है कि ना यार, मेरे गांव के पास एक गांव है ना, वहां पर क्या सिनेरियो है, जहाँ पे, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हमारे वहाँ लोग पुलिस में बहुत ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं। हरियाणा पुलिस में, पास में दिल्ली पुलिस में या राजस्थान पुलिस में, तो वहाँ पे क्या होता था कि ना, जो लड़के थे ना वो तैयारी करते थे, जो फिजिकल होता है पुलिस का उसकी तैयारी करते थे, और बहुत सारे लड़के गांव की तैयारी करते थे। तो उधर पे क्या था, वहां पे 5 लड़कियां तैयारी करती थी, और गांव के लगभग सारे लड़के तैयारी करते थे। उन 5 में से 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई, और उसके बाद गांव के जितने लड़के वहां पे तैयारी करते हैं लगभग उतनी ही लड़कियां वहां पे तैयारी करने स्टार्ट कर दी। ये सेम सिनेरियो मैंने यहाँ पे होते हुए भी देखा है। अगर आप एक बच्चे को एजुकेशन के लिए स्कूल भेजते हैं,
जब वो सुबह-सुबह तैयार होके उठ के पढ़ने जाता है, तब आप और दे जब और माँ-बाप इसे देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि हाँ, ये बच्चा पढ़ने जा रहा है, ठीक है? उसे पढ़ने को मिल रहा है, उस पढ़ने के लिए उसे सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ रहे। अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है जो वो नहीं फुलफिल कर पा रहा था, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो स्कूल में नहीं पढ़ाता, कई बार होता है हम लोग तभी बच्चे को ट्यूशन्स वगैरह भी लगाते हैं ना, ठीक है? अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम उसे पूरी करते हैं, हम उसे वॉलंटियर प्रोवाइड करते हैं। जब ये चीज़ें उन्हें पता चली कि उन्हें हमारी तरफ से एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, स्कूल की तरफ से एजुकेशन बहुत ही मतलब इनसिग्निफिकेंट नॉमिनल अमाउंट में प्राइसिंग मिल पर रही मिला है। होगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल एक बहुत छोटा-सा अमाउंट देना पड़ रहा है। साथ ही साथ उस बच्चे को उतने में अगर वो मेहनत करने के लिए बाहर निकलता है, वो सिर्फ स्कूल भी जाता है, वहाँ पर भी पढ़ता है, तो उसमें उन्हें फिर खराबियाँ दिखनी बंद हो जाती हैं। क्योंकि फ़ायदे हमें इतने ज़्यादा दिखने लगता है कि हम उसके बाद जो खराब पॉइंट होता है ना, उसको शायद एक बार के लिए थोड़े टाइम के लिए साइड कर देते हैं। यही चीज़ें हमें वहाँ पे भी देखने को मिली, जब हमने कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा, उनके माँ-बाप को कन्विंस करा कि आप भेजिए तो, एक बार भेज के तो देखो। थोड़े टाइम के लिए करें, ठीक है, अगर अगर म कई बार उनके माँ-बाप को ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि हाँ, आपके घर की जो बड़ी लड़की है वो आप उसे पढ़ने ही भेजो, उसके घर के काम मत करो। आप इसे ये कह के तो एकदम से नहीं उनको इंट्रोड्यूस कर सकते ये बात, पर हुँ, आप हुँ, उन्हें ये हुँ। कह सकते हैं कि आप स्कूल भेजिए। अगर वो घर आती है तब आप वो थोड़ा बहुत काम भी कर लेगी, फिर वो थोड़ा पढ़ भी लेगी और उसको जो दिक्कतें आएँगी पढ़ाई में, उसके लिए हम हैं यहाँ पर। हमारे पास हमारे जितने बच्चे अगर वो स्कूल जाने की एज में हैं, तो वो स्कूल जाते हैं। जब उनके एडमिशन्स में कोई दिक्कत आती है, तो हम उनका एडमिशन कराने में उनकी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए, जिसका स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसी वजह से जो कि वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, तो हम वो उनसे बनवा लेते हैं, उनको बनवाने में हेल्प कर देते हैं कि आप कहाँ उसे बनवा सकते हैं। आस-पास के स्कूल्स ढूँढ देते हैं। अगर स्कूल में जाके बात करनी पड़ती है, कई बार आप जो पढ़ा रहे हो, आपने बोला कि आपने पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है, तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताओगे कि व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ दैट करिकुलम? और क्योंकि बच्चे भी अलग-अलग एज ग्रुप के हैं, कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है, तो दोनों को पढ़ाने का तरीका या करिकुलम भी डिफरेंट रहेगा। तो वो आपने किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और कितने घंटे आप उनको पढ़ा रहे हो? क्या स्ट्रक्चर क्या रहता है आपके जो भी क्लासरूम्स या ट्रेनिंग सेंटर्स रहते हैं उनका? बिल्कुल। तो हमारे पास मान के चलिए कोई बच्चा है, 8 साल का है। अभी-अभी झुग्गियों में दिल्ली की किसी झुग्गी में रहने आया है और गाँव में पहले वो लोग रहते थे। अब अगर वो स्कूल में आया है, तो उसको अगर स्कूल में एडमिशन दिलाने ले जाएँगे, तो उसे 3rd क्लास में वो स्कूल में एडमिशन देंगे। और उस बच्चे को 3rd क्लास तक का तो कुछ आता नहीं है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली हाँ, ऐज ठीक के है। हिसाब से वो 3rd क्लास में है बट उसने अभी एज के हिसाब स्टार्टिंग से पढ़ाई 3rd भी नहीं क्लास है। करी है। हाँ, पर उसको तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया, उसे तो कुछ नहीं आता था। फिर वो धीरे-धीरे वो क्लासेस को पास करता जाएगा। अगर वो उस क्लासेस को पास करता जाएगा क्योंकि स्कूल्स में इस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये दिखाते वो इस तरीके का है कि आप क्लासेस को पास बहुत जल्दी कर सकते हैं। पास हुँ, करने के लिए जो सिर्फ क्लास से निकलने के लिए अगर आपको एजुकेशन चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। पर अगर आपको सिर्फ क्लास से निकल के दूसरी क्लास में जाना है, तो वो काफ़ी हद तक ईज़ी है। अगर वो थोड़ी धीरे-धीरे क्लास पास करता रहता है, अगर वो 5th में चल जाता है, 6th में चल जाता है, तो उसका वो जो नॉलेज का गैप बना था 3rd क्लास पे, वो धीरे-धीरे बढ़ता गया। हम कोशिश करते हैं सबसे पहले उस गैप को फुलफिल करें। वो गैप जो उस बच्चे का बन गया है, जो उसका एज ग्रुप है या जिस वो क्लास में है और जिस वो नॉलेज के लेवल पे है, उसके बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करें। उसके लिए हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम बच्चों को इस हिसाब से डिवाइड करते हैं उनको सेग्रीगेट कर रखा है हमने लेवल्स में। हम उन बच्चों को इस हिसाब से जैसे 0 में वो बच्चे हैं, जो या तो बहुत ही छोटी क्लासेस में नर्सरी में, फर्स्ट में हैं, या थोड़ी बड़ी क्लासेस में भी हैं, पर उनको वो चीज़ें नहीं आती जो ब बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, अल्फ़ाबेट्स, हिंदी, इंग्लिश दोनों के, वो चीज़ें नहीं आती, उन्हें हम लेवल 0 में रखते हैं। देन हमने लेवल 1 बनाया, लेवल 2 बनाया। ये जो करिकुलम हमने डिवाइड बनाया है, ये सारे हमारे टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जो हुँ, वॉलंटियर्स जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, जो जिन्होंने एजुकेशन इसी बेसिस पे टीचिंग में ही करी है और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट टेस्ट्स होते हैं, जो किसी भी अच्छे स्कूल्स में, अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, उन टेस्ट को भी उन्होंने पास करा है। ये वो जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने वो करिकुलम और वो जो सेग्रीगेशन प्रोसेस है, वो बनाया। उस हिसाब से हमने बच्चों को लेवल्स में डिवाइड करा और फिर हम उन्हें वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके हिसाब से हमने करिकुलम बनाया कि वो जो गैप है, उसको फुलफिल पहले करा जाए। अगर बच्चा लिख पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो वो अपने जो उसका सिलेबस है, उसको वो कैसे ही समझ लेगा। साथ ही साथ वो बच्चे भी होते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, कि हुँ, उनको हुँ। वो एजुकेशन का गैप बना हो। तो वो उनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो टाइम पे अपना पढ़ लिए, वो जिस क्लास में है उतनी वो नॉलेज भी रखते हैं। तो उनको हम लोग जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती है, वही वो उन्हें देते हैं। साथ ही साथ एक तीसरा प्रोजेक्ट और भी है हमारा जिसमें वो जो बड़े बच्चों के लिए है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि उनको अगर हम सिर्फ सैटरडे संडेज़ को जाके पढ़ाएँगे, तो उनको उतनी हेल्प नहीं हो पाएगी।
क्योंकि वो बड़े बच्चे 9, 10th, 11th, 12th के जो बच्चे हैं उनके साथ सिर्फ सैटरडे संडे को काम नहीं चल पाएगा। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, हम सेम कोचिंग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। हर सब्जेक्ट वाइज उनके लिए डिफरेंट वॉलंटियर होता है, और उनको ऑनलाइन एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं वीकडेज पे, और जो हम वीकेंड्स पे जाते हैं तो उन्हें पढ़ाते ही हैं। तो ये भी हम करते तो एक चीज़ जो मैं आपसे इसमें पूछना चाहूँगा कि जो आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हो उनको, तो वो आप किस तरीके से मैनेज करते हो? जो आपके बच्चे क्या उनके पास स्मार्टफ़ोन्स वगैरह हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, तो कैसे बच्चे अपने लेवल पर कैसे मैनेज करते हैं? ठीक है, तो इसमें ना 2 तरह के बच्चे आ जाते हैं। या तो वो बच्चे जिनके पास जो बड़े बच्चे हैं 11th-12th के बच्चे हैं, अगर उनके घर पे एक फ़ोन है एक्स्ट्रा जो उनके मदर यूज़ करते हैं, या फिर अगर वो काम पे नहीं जा रहे हैं, या उनके पेरेंट्स जो फ़ोन यूज़ करते हैं, कोई भी अगर उनके पास एक फ़ोन उस टाइम पे अवेलेबल होता है जब उन्हें क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन बच्चों को हम लोग उस फ़ोन के हिसाब से उनके जो टाइमिंग्स बैठते हैं, क्योंकि माँ-बाप काम पर जाएँगे तो हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप फ़ोन को छोड़ के जाइए। तो उनकी जो भी टाइमिंग्स होती है, उस टाइमिंग के हिसाब से हम उन्हें पढ़ाते हैं, जिनके पास फ़ोन्स अवेलेबल हैं। हुँ, हुँ। साथ ही साथ वो बच्चे जिनके पास फ़ोन्स अवेलेबल नहीं है, या किसी तरह का डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो जितने टाइम उनकी पढ़ाई चलती है, उतने टाइम के लिए हम उन्हें कोई ना कोई डिवाइस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर कोई 12th की बच्ची है, उसको के पास फ़ोन नहीं है हुँ, पढ़ने के हुँ, लिए, हुँ। अगर हम उसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उसके पास फ़ोन नहीं है, तो हम उसे जब तक उसकी 12th की क्लासेस हैं, तब तक के लिए एक डिवाइस, जिसके अंदर हम कुछ जैसे आपके पास चाइल्ड लॉक सिस्टम्स रहते हैं, इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो हमारी सोशल मीडिया टीम है, उसके थ्रू हम लोग उनके फ़ोन में वो पॉइंट डाल देते हैं, जिससे वो ज़्यादातर चीज़ें अपनी पढ़ाई से रिलेटेड ही कर पाएँ। साथ ही साथ उनको हम लोग जितना टाइम वो 12th में है, उतने टाइम के लिए डिवाइस प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वो भी उन्हें प्रोवाइड करवा देते हैं, उनको रिचार्ज करा जो बेसिक चीज़ें चाहिए, वो हम उन्हें प्रोवाइड कर दें, ताकि वो एटलीस्ट क्लासेस दे सकें। एग्ज़ैक्टली जो आपने ये बात बोला कि जो भी हम उनको डिवाइस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसमें ऐप्स को इस तरीके से लॉक करते हैं कि उसमें पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट ही ओपन कर पाएँ। जी, तो बिल्कुल। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह का जो अ ऐसी चीज़ें हैं जो एज रिस्ट्रिक्टेड है। इंटरनेट पे हुँ, जो हुँ। चीज़ें एज रिस्ट्रिक्टेड है, वो हमारे बच्चों तक किसी तरह से पहुँचे, या हम उसको पहुँचाने में किसी तरह से हेल्प करें, ये हम नहीं चाहते। साथ ही साथ उनका ज़्यादातर ध्यान पढ़ाई पर ही रहे, और इसलिए हम उन्हें डिवाइस प्रोवाइड करते हैं विथ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, एग्ज़ैक्टली इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन भी था कि जैसे सोशल मीडिया है, तो व्हाट डू यू थिंक कि सोशल मीडिया का क्या रोल है? और सोशल मीडिया क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं लोग कि बच्चे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो कि वेबसाइट्स रहते हैं। तो मेबी डायरेक्टली वो नेगेटिव ना हो, बट आई थिंक वो उनका टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ डिफिकल्टी तो वो क्रिएट कर ही रहा है, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में या किसी और चीज़ में भी। तो आप कैसे देखते हो ये जो सोशल मीडिया का यूज़ है, मतलब कि अच्छा है, बुरा है या किस तरीके से इसको रेगुलेट करना चाहिए? अगर मैं सवाल सही समझ पा रहा हूँ, तो यहाँ पे रेगुलेशंस बच्चों के लिए कह रहे हैं, राइट? बच्चों के लिए हाँ, मतलब जैसे आपने उनको डिवाइस दिया ना कि ये तो आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, लेकिन बच्चों को भी क्या करना चाहिए या फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिससे कि बच्चा उस डायरेक्शन में जाए ही नहीं या फिर सोशल मीडिया अगर यूज़ भी करे, तो लिमिटेड यूज़ करे। मतलब उस उसके हिसाब से हम लोग बच्चों को कैसे एजुकेट करें? क्योंकि ये तो आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चे को सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में एजुकेट करें कि वो सोशल मीडिया से अच्छी चीज़ें ले, बुरी चीज़ें ना ले। उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, तो ऐसी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे, जैसे आपने कहा कि उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है, जो बच्चों के तक पहुँच सकता है। दोनों एस्पेक्ट्स बच्चों तक पहुँचते भी हैं, अगर वो किसी भी तरह से सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो ऐसे, या फिर वेबसाइट्स या ऐसे ऐप्स जो किसी भी तरीके से एज रिस्ट्रिक्टेड है, वो बच्चों के फ़ोन्स में ना हो, हम ये देख लें। साथ ही साथ उनके माँ-बाप को भी एजुकेट करें इस चीज़ों को लेके कि जो चीज़ें ये बच्चे देख रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी-सी नज़र रखिए कि वो कुछ गलत ना देख रहे हैं। हाँ, अगर हम चीज़ों को रेगुलेट करके चलते हैं, तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती। अगर कोई बहुत चीज़ भी बुरी है, तो उसके अंदर भी कुछ अच्छा ही निकल सकती है इवन। पर सोशल मीडिया के साथ अगर वो लिमिट में उसे यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी उसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी तरीके की जो ट्रेंड्स हैं, जो आजकल चल रहे हैं, अगर वो उस किसी भी ट्रेंड में या फिर किसी भी तरह की चीज़ में इंटरेस्टेड है बच्चा, म्यूज़िक की किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, पोएम में है, स्टोरी टेलिंग में, किसी भी एक चीज़ में अगर वो इंटरेस्टेड है, और वो उस तरह की चीज़ें देख रहा है, उससे कुछ सीख रहा है, तो शायद हमें उससे प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। चाहे वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी सीख रहा है तो। साथ ही साथ बच्चे ये भी करते हैं, और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है उनकी तरफ से, कि जो बच्चे, जो मैंने जिन बड़े बच्चों की बात करी, जिनके पास स्मार्टफ़ोन्स कुछ टाइम के लिए ही चाहिए।
अवेलेबल होता है। जैसे कोई अपने माँ-बाप के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के फ़ोन, अपने शायद बड़े भाई-बहनों के फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास भी जब वो टाइम होता है, तो वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियोज़ होती हैं यूट्यूब पे, कई बार लेसन्स होते हैं, वो उसे देखते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं हमारे पास जो ओपन से 12th कर रहे हैं। तो वो बच्चे उन चीज़ों से, उन वीडियोज़ से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, तो शायद उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं भी है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि हम उनके उन बच्चों को सबसे पहले एजुकेट करें, एज रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स से उन्हें दूर रखें, उनके माँ-बाप को भी एजुकेट करें इस चीज़ों को लेके कि आपका बच्चा जो देख रहा है, उस पे थोड़ी नज़र रखें। साथ ही साथ हमने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करी है कि कोई चीज़ें सही या गलत आपके लिए हो सकती हैं, क्योंकि ये भी एजुकेशन का एक पार्ट है। ये उन्हें बताना कि आपकी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, और जब वो उसे समझने लग जाएँ, तो ये एजुकेशन जो हम उन्हें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, शायद ये उसकी बहुत बड़ी जीत होगी। तो वो भी हम उन्हें बताते हैं, जिसका एक इवन एक अच्छा एग्ज़ाम्पल भी है। हमने एक बार साइबर सिक्योरिटी पे एक बहुत अच्छी वर्कशॉप भी करवाई थी एनआईआईटी के साथ। एनआईआईटी और प्रदांश के बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हुआ था, जिसमें वो आके प्रॉपर्ली हमारे बच्चों को साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत कुछ सिखा के गए थे। तो इस तरह की चीज़ें हम करते हैं ताकि वो उन चीज़ों से दूर रहे, सोशल मीडिया के उस पार्ट से दूर रहे, उस एस्पेक्ट से दूर रहे, जो शायद उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जो एजुकेशन हम लोग उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एजुकेशन कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या उसमें स्किल डेवलपमेंट या साइकोलॉजी या इस टाइप की चीज़ों का भी क्या रोल है? क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि चलो सब्जेक्ट्स तो हमारे सारे अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी हम लोग उनको नहीं पढ़ा रहे हैं। भले ही वो कुछ स्किल डेवलप करना हो सकता है या भले ही मान लीजिए साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ ये सारी चीज़ें। तो हाउ डू यू थिंक कि इनका क्या रोल है और क्या इनको हम लोग किस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐड कर सकते हैं? या अगर स्कूल में नहीं है तो जैसे आप अपने करिकुलम में उनको ऐड कर सकते हो या फिर आप अभी कर रहे हो? जी, बिल्कुल। तो कई बार एजुकेशन सिस्टम के अंदर हाँ, कुछ परेशानियाँ हैं और कुछ उसकी बहुत अच्छी बातें भी हैं। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ मुझे मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपने बच्चों के एजुकेशन को देखता हूँ, तो मुझे ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, मैं प्रकाश के बच्चों का एजुकेशन ये देख रहा हूँ, उन बच्चों के एजुकेशन देख रहा हूँ, जो स्कूल जा रहे हैं, या जब मैंने पढ़ाई करी तब भी ये चीज़ थी, कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम तक सब पढ़ने का मौका मिलता है, सारे सब्जेक्ट्स, उनका बेसिक पढ़ने को मिलता है, ताकि हम हर पार्ट को ये समझ सकें कि हाँ, मैथ्स कैसा है, साइंस कैसा है, सोशल स्टडीज़ कैसा है, ज और बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश कैसा है, लिटरेचर कैसा है ना? वो सब हमें सीखने को मिलता है। देन हम डिसाइड कर सकते हैं, जब हम 11th-12th में जाते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कौन-सी फ़ील्ड चुननी है। हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जो हमें अच्छा लग रहा है, हम उसे पढ़ के देख सकते हैं। हम आगे जा सकते हैं, और एजुकेशन सिस्टम में आपको ये पार्ट भी देखने को मिलता है कि आप वो काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है। अगर आप लाइफ़ में आगे जा रहे हैं, तो आप अपने फ़ील्ड को, अगर आपको लगा कि आपने कुछ पहले चुना है और आगे जाके आप उसको उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे, या उतने अच्छे से शायद समझ नहीं पा रहे जितना आपने सोचा था, तो आप उसे बदल भी सकते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम का बहुत अच्छा पार्ट है। और साथ ही साथ कुछ दिक्कतें हैं, कुछ चीज़ें शायद बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही हैं, जो उन्हें स्टार्टिंग में पढ़ा देनी चाहिए थी शायद। उन्हें स्कूल के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे सिखा देनी चाहिए, जो वो लाइफ़ में आगे सीख सकें। तो हाँ, उसके ऊपर हम भी कोशिश करते हैं कि हम काम करें। जैसे मैंने आपको जो स्किल डेवलपमेंट की बात करी, और आपने मेंटल हेल्थ की बात करी, इवन मेंटल हेल्थ के लिए हमारा हर संडे को, ये कुछ टाइम से हो रहा है कि हम अपने हर संडे को हमारे सेंटर पे मेंटल हेल्थ की वर्कशॉप करवाते हैं बच्चों के लिए, जो अलग-अलग टॉपिक्स पे होती है। ये हम खुद नहीं करा रहे हैं, हम कोलैबोरेशन में करा रहे हैं एक और एनजीओ के साथ। तो हम लोग ये देखते हैं कि वो बच्चों को ऊपर हम जो उनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स ना हो, या फिर जो उनके साथ ऐसे इश्यूज़ हैं, जो शायद बच्चे खुद ना बता पाते हमको, या शायद हमारे लिए, इवन हमारे लिए भी समझना बहुत मुश्किल होता। क्योंकि हमारी जो फ़ील्ड है वो एलिमेंट्री एजुकेशन की है, या स्कूल एजुकेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। तो हम और एनजीओज़ के साथ मिलके जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके कोलैब करके बच्चों की इवन वर्कशॉप्स भी करा रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ के ऊपर है। और एजुकेशन सिस्टम में शायद अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो हाँ, हम कोशिश करते हैं उन्हें फुलफिल करें। जैसे अभी आपने मेंटल हेल्थ की बात करी, हम उसे कर रहे हैं। भी हमारा गवर्नमेंट भी काम कर रही है और एक नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब आ तो चुका है लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट होने में उसको टाइम लगेगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आ जाता है क्योंकि इसमें क्रेडिट बेस्ड सिस्टम भी लेके आने वाले हैं, लोग कई सारी चीज़ें एक साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं और तो व्हाट डू यू थिंक कि इसके आने के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आ सकते हैं? जी, तो जैसा आपने बताया कि जब हमारे पास नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी, उसका एक जो बहुत बड़ा पार्ट है, वो ये है कि बच्चा एक साथ में बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई कर सकता है, एक से ज़्यादा चीज़ों की पढ़ाई कर सकता है। तो इसमें हमारे पास ऐसे बच्चे रहते हैं, जो शायद एक चीज़ को ही बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, और साथ-साथ ऐसे बच्चे भी रहते हैं, जो एक से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ताकि वो समझ सकें कि उनके लिए बेहतर क्या है।
दोनों ही बच्चे अपनी-अपनी जगहों पे बिल्कुल ठीक हैं। जो एक ही चीज़ पे पूरा ध्यान देके उसी के ऊपर जाना चाहता है, ये उसके लिए ऑलरेडी चीज़ें चल ही रही थी। अभी भी उसके लिए वो चीज़ें सेम रहेगी। पर वो बच्चा जो एक से ज़्यादा चीज़ें एक बार में एक्सप्लोर करना चाहता है और साथ ही साथ वो काबिलियत रखता है कि वो उसे कर सके, तो उसके लिए हुँ। बहुत अच्छा है। ताकि वो एक ही बार में कम टाइम में, जितना उसके पास टाइम था, उसमें अपनी पूरी काबिलियत को इस्तेमाल करे और काबिलियत को जब अपनी पूरी इस्तेमाल करे, तो ये समझ सके कि शायद इस समय जो चीज़ें पढ़ रहा है, उसमें से क्या चीज़ें उसके लिए फ्यूचर में बेहतर रहेंगी ज़्यादा। क्योंकि अगर बच्चा इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ में समझ सके, तो शायद हमें उसे समझने देनी चाहिए, ताकि जब वो फ्यूचर में आगे जाए, तो सही टाइम पर सही फैसले ले सके और जो उसने चुना है अपने फ्यूचर के लिए, उसे आगे वो ले जाए। तो ये बहुत अच्छा पार्ट आप इवन जो आपने मेंशन करा, उसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि वो बच्चा जो ये काबिलियत रखता है कि वो एक से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकेगा, एक से ज़्यादा चीज़ें समझ सकेगा, वो कम उम्र में जब उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है और उसे चीज़ों को पढ़ने के लिए उसके पास टाइम है, जब उसके पास काम ही यही है कि उसे सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, तब वो उसे पढ़ लेगा, समझ लेगा और फ्यूचर में बहुत आसानी से अपनी फ़ील्ड चुन सकता है या वो चीज़ें चुन सकता है जो उसे लाइफ़ में आगे करनी है। लेकिन क्या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इतना बड़ा डिसीज़न लेने के लिए रेडी हैं? क्योंकि जो मैं देखता हूँ कि आजकल बच्चे को साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। आई थिंक ये डिसीज़न भी बच्चा खुद नहीं ले पा रहा है, उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आगे चल के जब नंबर ऑफ चॉइसेस इतना बढ़ जाएगा कि आप मल्टीपल चीज़ें भी एक साथ कर सकते हो, तो क्या स्टूडेंट ये डिसीज़न ले पाएगा? और अगर नहीं ले पाएगा तो क्या हमको पेरेंट्स को भी एजुकेट करना होगा कि ये बच्चे को ऐसा डिसीज़न लेने दें? तो व्हाट डू यू थिंक कि वो एग्ज़ैक्टली ये डिसीज़न हो कैसे पाएगा? क्योंकि जो भी मैं देखता हूँ अपने आस-पास कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको यही नहीं पता है कि उनको साइंस या कॉमर्स लेना है। अब यही चीज़ें बहुत इलैबोरेट हो जाएगी कि भई आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हो, क्रेडिट का सिस्टम भी आ रहा है और मेजर माइनर सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो क्या ये उनके लिए और डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा कि अभी तो वो सिंपल डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं? ये उन बच्चों के लिए भी इवन प्रिविलेज है कि उनके माँ-बाप पढ़े-लिखे हैं। पर जिन बच्चों को हम जाके पढ़ा रहे हैं ना स्लम से, उनके माँ-बाप इतने एजुकेटेड नहीं हैं। तो हाँ, जो आपने पॉइंट मेंशन करा, पेरेंट्स को एजुकेट करने का ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्हें समझाना कि हाँ, आपके बच्चे के लिए ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अवेलेबल हैं। आपका बच्चा ये करना चाहता है उसमें से, जब वो ये चीज़ें करेगा, तो आगे उसके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी। वो अपॉर्च्युनिटीज़ किस तरीके से कुछ हो सकता है, कुछ बहुत महँगी पढ़ाई हो या फिर कोई सस्ती पढ़ाई हो। अगर महँगी पढ़ाइयाँ हुई, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें उसके पास क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो नॉर्मली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर गवर्नमेंट कुछ भी प्रोवाइड कर रही है, तो हमारे पास हमारा सालों का एक पुराना एजुकेशन सिस्टम है और सालों से बहुत सारी पॉलिसीज़ अप्लाई की गई हैं। तो जब सालों से बनी आई सरकारों ने बहुत सारी पॉलिसीज़ उन्हें बना के उस एजुकेशन सिस्टम को दी है, तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स निकल सकते हैं। हाँ, उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ, अगर आपका बच्चा कुछ चुन रहा है, तो वो जब उसे चुनेगा, तो उसके पास आगे क्या-क्या वो पढ़ सकता है, क्या-क्या आगे कर सकता है भविष्य में और उसको करने में कैसे-कैसे मदद की जा सकती है। जहाँ तक बात रही बच्चों की चुनने की कि वो उसे कैसे चुनेंगे, हम इसके लिए कोशिश करते हैं कि बच्चों की एक बेसिक काउंसलिंग कराएँ। बेसिक काउंसलिंग उनके साथ जो सीनियर टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुँ, वो सीनियर हुँ। टीचर्स उनके साथ बैठते हैं प्रॉपर्ली, उनसे बात करते हैं कि हाँ, आपको क्या पसंद सबसे पहले आपको क्या पसंद है? सबसे पहले जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा पढ़ना चाहता क्या है असल में? अगर हम बच्चे को सिर्फ़ ये बता देंगे कि आप साइंस ले लो ये फ़ायदा है, कॉमर्स ले लो ये फ़ायदा है, आर्ट्स ले लो ये फ़ा वो चीज़ों को अगर फ़ायदे के हिसाब से देख के चलेगा, तो शायद एक पॉइंट पे तो वो बहुत अच्छा होगा, पर उसके लिए आगे जाके सैटिस्फैक्शन लेना उस काम से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना कि बच्चे को पसंद क्या है? वो टीचर सबसे पहले ये जानते हैं, जो बच्चों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं हमारी तरफ से। जैसे मान लो बिल्कुल। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे से हुँ। टीचर पूछते हैं कि मेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बट आई एम ब्लैंक मुझे खुद ही नहीं पता मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो मतलब थोड़ा-सा अगर आप ब्रीफ में बता पाओ कि एग्ज़ैक्टली वो क्या क्वेश्चन्स होते हैं जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट गॉज करा जाता है या मतलब कि अगर एज़ अ स्टूडेंट कोई इसको देख रहा है, तो वो क्या चीज़ें रहेंगी जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है या इस चीज़ में नहीं है। क्योंकि अभी तो बस मेरे को पढ़ने को बोल दिया गया था तो मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मेरा इंटरेस्ट है भी या नहीं भी है किसी चीज़ में। अगर आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो शायद मैं बता भी नहीं पाऊँ कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो ऐसी सिचुएशन आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ऐसा रहेगा कि उनको वो 4-5 सब्जेक्ट जो पढ़ने को दिए जा रहे हैं वो उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके नंबर्स वगैरह भी ठीक आ रहे हैं। बट दे आर नॉट श्योर कि इनमें से वो किसमें इंटरेस्टेड हैं। कि सबसे पहले तो हुँ, हुँ। अगर एक बच्चा कम जानता है,
या थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट जानता है कि उसे कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने में मजा आता है। जैसे अगर उसके पास 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स और हिंदी, ठीक है। अगर उसके पास ये बेसिक 5 सब्जेक्ट्स हैं और हम ये देख पा रहे हैं कि उसे साइंस पढ़ने में मजा आ रहा है, मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है, पर वो सोशल स्टडीज में उतना अच्छा नहीं है, सोशल स्टडीज में उतना अच्छा नहीं है, मैथ्स बहुत अच्छा से पढ़ लेता है, इंग्लिश बहुत अच्छे से कर लेता है, या फिर कहें किसी साइंस और सोशल स्टडीज में इतना अच्छा नहीं, मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छे से कर लेता है, हिंदी भी बहुत अच्छे से कर लेता है। तो हम ये इससे बेसिक ही अंदाजा लगा पा रहे हैं कि उसकी मैथ्स अच्छी है और लिटरेचर अच्छा है, पर साइंस में उसका इंटरेस्ट नहीं है। क्या हम उससे ये हम नॉर्मली नंबर से देख के अगर सबसे पहले देखें तो, पर नंबर से हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते। फिर बच्चे को देखते हैं कि पढ़ने में मजा आता है उसको, क्या अच्छा लगता है वो पढ़ना। अगर बच्चा ये बात जानता है तो बहुत अच्छी बात कि हाँ भाई मुझे साइंस पढ़ने में मजा नहीं आता इतना, मुझे उसके या फिर साइंस के भी अंदर मुझे केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स तो अच्छे लगते हैं, बायोलॉजी नहीं अच्छा लगता। अगर बच्चा ये जानता है तो ठीक है, और बच्चा कई बार खुद भी बहुत कंफ्यूज होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, जब उसे पढ़ाया जा रहा है तो इंटरेस्ट कितना ले रहा है, जब पढ़ाया जा रहा है तो कितना जल्दी या कितना देर से समझता है, जब वो सब्जेक्ट्स को उसे पढ़ाया जा रहा है तो उसे याद कितनी देर तक रखता है। साथ ही साथ वो चीजें जो सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, वो चीजें हम आसपास नॉर्मली करते हैं। किस तरीके से, जब हम लोग बच्चों के साथ फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग क्योंकि एजुकेशन के साथ ये भी एक चीज करते हैं कि हम लोग जो मेजर फेस्टिवल्स हैं, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, हमारे नेशनल फेस्टिवल्स, वो भी हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो उन फेस्टिवल्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, सिंगिंग होती है, डांस होता है, पोएट्री होती है, गिटार बजा रहा होता है कोई आके, ठीक है। तो जब वो चीजें देखते तो देखते कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है। अगर वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, उनमें से किसी भी एक चीज में अगर वो इंटरेस्ट दिखाता है, पढ़ाई के साथ या पढ़ाई के अलावा, कोई बच्चा अगर बहुत एवरेज है पढ़ाई में पर इनमें से किसी चीजों में इंटरेस्ट दिखाता है, तो वो जो ओवरऑल पार्ट है उस बच्चे का, जो वॉलंटियर उसे पढ़ा रहा है, जो बच्चा खुद पढ़ रहा है, साथ ही साथ उस सेंटर को जो मैनेज कर रहा है, सेंटर कोऑर्डिनेटर वो, और वो टीचर जो काउंसलिंग कर रहा है, वो सब मिलके इस चीज को डिसाइड करते हैं कि बच्चा किस हिसाब से फॉर्म हुआ है या उसकी पसंद क्या है। बच्चे को बिठा के उससे सवाल करके, ये टीचर खुद करता है, वो शायद इस चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाता है। जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बहुत एजुकेटेड है, उन लोग का जो इवन सिलेक्शन प्रोसीजर है वो काफी डिफिकल्ट होता है। तो उनको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो इस चीज को करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ उस बच्चे के साथ बैठ के वो काउंसलिंग करना, वो हेल्पफुल है। साथ ही साथ वो चीजें जो वॉलंटियर उसे पढ़ा रहा है, जो बच्चा खुद पढ़ रहा है और उससे बात करने के बाद जो हम सवालों के जवाब मिलते हैं, साथ ही साथ जो सेंटर कोऑर्डिनेटर उस सेंटर को देख रहा है, वो जब उस बच्चे को एनालाइज कर रहा है, उसकी जो एनालिसिस है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड करने में काफी हेल्प हो जाती है कि बच्चे को क्या करना चाहिए। साथ ही साथ उसे ये बताने में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उन फील्ड्स के जो लोग हैं, जो उन फील्ड, जैसे अगर कोई बच्चा सीए करना चाहता है आगे चल के, 11th 12th में कॉमर्स लेता है, आगे जाके सीए पढ़ना चाहता है, तो हमारे वो लोग, हमारे साथ जुड़े हुए वो सीए जो ऑलरेडी उस फील्ड में बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हैं, वो उसे गाइडेंस भी इवन प्रोवाइड करते हैं कि आप आगे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। हाउ डू यू मैनेज दोस फाइनेंसेस? मतलब आपका टीम साइज क्या है? और मोस्टली वॉलंटियर ही लोग काम कर रहे हैं या देयर आर सम पेड पीपल आल्सो? सबसे पहले कि हम में से कोई भी ये काम प्रोफेशनली नहीं करता। हुँ, मतलब कि हमारी जो कोर टीम है वो, और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स और इंटर्न्स हैं वो, साथ ही साथ हमारे मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद उतना एक्टिवली नहीं, पर साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसी भी अलग अलग तरीके हेल्प करने के लिए, वो सभी लोग में से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रोफेशनल सोशल सर्विस करता हो। हम सभी लोग हुँ। या तो जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं। जितने भी हमारे पास वॉलंटियर्स इंटर्न्स हैं, वो या तो जॉब करते हैं या स्टूडेंट्स हैं, या किसी भी पोस्ट पे, आपने जो सेंटर कोऑर्डिनेटर्स की बात की वो खुद, मैं इवन खुद कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, और ये काम मैं साइड में करता हूँ। ये काम मैं एज प्रोफेशन नहीं करता। तो कोई भी मेंबर, वो चाहे किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, चाहे वो लीगल हो या लीगली रजिस्टर्ड ना हो, साथ ही साथ हमारे जितने इंटर्न्स हैं, जितने वॉलंटियर्स हैं, उनमें से कोई भी पेड नहीं है। किसी भी तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से सब लोग अपना अपना काम करते हैं, और उसके साथ ही साथ कृतांश को देखते हैं। जो हमारा मैनेज करने का सिस्टम है, वो इस तरीके से है कि हमारी कोर टीम में हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करता है। जैसे मैंने बताया, मैं एजुकेशन और वॉलंटियर मैनेजमेंट देखता हूँ। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया देखते हैं। फिर हमारे पास क्योंकि हमारे पास कुछ खर्चे होते हैं, जैसे हम जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हमें उसके लिए फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, हम उन फेस्टिवल्स पे डोनेशन भी करते हैं। डोनेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया,
शायद आप हमारे सोशल मीडिया पे जाके भी देखेंगे, तो हमने दिवाली पे बच्चों को बैग्स गिफ्ट किए थे। तो उन बैग्स के लिए हमें ऑफ कोर्स फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हम बेसिक डोनेशन सिस्टम पे चलते हैं, जिसके लिए हम अगर मैं आपको कहूँ, हमने मान के चलिए एक पोस्टर बनाया। हमने उस पोस्टर को अपने वॉलंटियर्स के साथ शेयर करा। वो वॉलंटियर्स उसे अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने पीयर ग्रुप में शेयर करेंगे। देन वो लोग जो त्योहारों पे डोनेशंस करना चाहते हैं, हमारे देश में ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग जो हैं जो हमारे मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, उस पे डोनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। दिवाली पे, ईद पे, क्रिसमस पे बहुत सारे लोग बहुत चैरिटी करते हैं। तो जब उन्हें वो ऐसी एक ऑर्गनाइज़ेशन दिखती है, जो ऑन ग्राउंड सच में काम कर रही है, साथ ही साथ उन्हें ये भरोसा मिलता है कि हाँ, हमारा कोई जानने वाला भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उससे हमारे बेसिक जो खर्चे होते हैं, वो निकल आते हैं। हम जब कलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं डोनेशन का, जो फाइनेंसेस हमें चाहिए होते हैं, अगर हमें बैग्स देने हैं और स्टेशनरीज़ देनी है, तो जितने हमें रिक्वायरमेंट है, जब वो पूरी हो जाती है, तो हम अपने डोनेशन लेना भी बंद कर देते हैं। हम अपने वॉलंटियर्स को बोल देते हैं कि अब आपसे कोई कॉन्टैक्ट करता है, तो आप उनसे वो डोनेशन के लिए मना कर दीजिए कि अभी आप डोनेशन मत कीजिए, फिर जब हम अगला फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, आप तब कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये चीज़ें हम उन्हें ये भी बोलते हैं कि अगर आप कुछ इन काइंड आके देना चाहें, तो भी आप दे सकते हैं। इवन ये प्रेफ़र कीजिए कि जो आप चीज़ें दे रहे हैं, वो इन काइंड में ही दें। दिवाली पे जब हमने डोनेशन करा, तो हमने स्टेशनरीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी, ईटेबल्स डिस्ट्रीब्यूट करे और एज़ गिफ्ट बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करे। बैग्स हम लोग अ, होलसेल में लेके आए थे और हमने उसके लिए नॉर्मल जो मैंने आपको डोनेशन बताई, उस तरीके से डोनेशंस इकट्ठी की थी। पर स्टेशनरीज़ और ईटेबल्स हमारे जितने भी लोगों ने डोनेट करी, वो इन काइंड में डोनेट करी। इन काइंड में जब हमें वो चीज़ें मिलती है, तो हमें इवन ज़्यादा खुशी होती है। इस वजह से भी कि हमारा भी काम कम हो गया कि हमें उसे खरीद के नहीं लाना पड़ा। साथ ही साथ हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी डोनर है, वो जब डोनेशन कर रहा है, तो सिर्फ़ वो चीज़ें देने ना आए, वो चीज़ दे के चला ना जाए। जब वो फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, वो वहाँ का पार्ट बना रहा है, वो अपने हाथ से बच्चों को दे के गया है। उसने वो फंक्शन देखा जब वो बच्चे वो डांस कर रहे थे, वो बच्चे जब गाना गा रहे थे, तो हम उनके साथ बात कर रहे थे, जब वो खुद उनके साथ बात कर रहे थे। तो वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करे, वो अपना त्योहार अच्छे से मना के जाए, हम ये कोशिश करते हैं। ये हमारी बेसिक चीज़ें रहती हैं। मैनेज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कई बार चीज़ें, क्यों? क्योंकि हमारी जो टीम है, उसमें सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो बहुत अच्छे से जब टीम उनके साथ काम कर रही होती है, तो ये मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है, लीडरशिप बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि कभी जब आपको अपने आप से, जब आपकी टीम अपने आप से आपको अपना लीडर समझती है, तो शायद लीडरशिप अ, उतनी मुश्किल नहीं रहती जितना कि लगता है, मैनेजमेंट उतना मुश्किल नहीं रहता। वो समबडी वांट्स टू डोनेट इन काइंड या आपको विजिट करना चाहता है, तो हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट यू? वो डायरेक्ट आपके सेंटर्स पर आ जाए हैं या आपके फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं या वेबसाइट पे आपने कोई फॉर्म डाला हुआ है? हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, उसपे हर तरह के लिंक हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, ईमेल एड्रेस है, हमारी लोकेशंस है कि हम जिन सेंटर्स पे पढ़ाते हैं। हमारे 4 जगह पे सेंटर्स हैं, सतगुरु राम सिंह मार्ग, कीर्ति नगर, हैदरपुर एंड शालीमार बाग। इन सेंटर्स पे आप हमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हमारा फ़ोन नंबर अवेलेबल है। आप उस पे जब हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप मतलब आपको जब भी आप कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आप उसका जो कोऑर्डिनेटर है उस नंबर पे, वो आपसे बात करेगा और आप उनसे बात करके आसानी से उन लोकेशंस पे पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ ये चीज़ें कि अगर आपको किसी भी तरह की डोनेशन करनी है, तो भी आप उन नंबर से बात करके कर सकते हैं। इंटर्नशिप और वॉलंटियरिंग के लिए ये चीज़ थोड़ी और आसान हो जाती है क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पेजेज़ पे लिंक को डायरेक्ट डाल रखा है। आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और जो हमारी एचआर टीम है, वो आपसे डायरेक्टली बात कर लेती है और आपको पूरी तरह से गाइड कर देती है कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, उसको आप कैसे-कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। वो आपके लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे आपके मतलब ऑन ग्राउंड इंटर्नशिप और ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं? किस तरीके से है ये या फिर सारा ऑन ग्राउंड ही है? बिल्कुल, तो हमारे जो टीचर्स हैं, वो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों पढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमारा एजुकेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो दोनों तरीके से। तो टीचिंग हमारे पास दोनों तरीके से अवेलेबल है, ऑनलाइन भी, ऑफ़लाइन भी। और हम प्रेफ़र करते हैं कि जो ऑनलाइन ऑफ़लाइन आके पढ़ाना चाहते हैं, वो ज़रूर आएँ, क्योंकि सेंटर्स पे वॉलंटियर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ऑनलाइन टीचिंग के लिए शायद हमारे पास उतने लोग हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी क्लासेज़ में बच्चे कम होते हैं। ऑफ़लाइन वॉलंटियर्स हमें ज़्यादा टाइम ज़्यादा चाहिए होते हैं। हम प्रेफ़र करते हैं कि अगर कोई ऑफ़लाइन आके पढ़ाना चाहता है, तो वो ज़रूर आए। साथ ही साथ इंटर्नशिप भी आप कर सकते हैं 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ्स की और इंटर्नशिप को करने के लिए 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है, आप उसे 4 महीने तक में कंप्लीट कर सकते हैं, 6 महीने वाली 7 महीने तक में और 1 साल वाली एक इंटर्नशिप आप 13 महीनों में कंप्लीट कर सकते हैं।
साथ ही साथ जो आपने बात की ऑनलाइन और ऑफलाइन की, हमारे जो बाकी इंटर्नशिप है टीचिंग के अलावा, वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसमें हम एचआर में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में कर सकते हैं, सोशल मीडिया में कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में कर सकते हैं। हमारे पास फोटोग्राफी के लिए इंटर्नशिप अवेलेबल है, और उसके लिए आपको ऑफलाइन आना पड़ता है कि आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकें, वीडियोज़ बना सकें, फोटोग्राफी कर सकें। मतलब व्हाट एग्ज़ैक्टली यू सी द फ्यूचर, मतलब आप 2 साल बाद, 5 साल बाद आप क्या प्लान कर रहे हो कृतांश के बारे में? कैसे एक्सपेंड करना है, या व्हाट यू सी इन द नियर फ्यूचर कि आप आपको हम क्या करते हुए देखेंगे नियर फ्यूचर में? सबसे पहले जो आप देखेंगे वो ये तो ज़रूर देखेंगे कि हम लोग तब भी, आज से आप 2 साल बाद की बात करें, 4 साल बाद की बात करें, शायद 10 साल बाद की बात करें, एक चीज़ मैं पूरी कन्फर्मेशन के साथ कह सकता हूँ कि जब आप ये देखेंगे, आप जब हमें देखने आएँगे, जब आप हमसे मिलने आएँगे, तो आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे, हम ऑन ग्राउंड प्रेज़ेंट होंगे। फ्यूचर को लेके जो अभी हमारे प्लानिंग्स है वो ये हैं कि जो हमारे सेंटर्स ऑलरेडी हैं, उनको हम और अच्छे से एस्टेब्लिश करें। उनके अंदर टाइम टू टाइम वॉलंटियर्स की कई बार प्रॉब्लम होती है, जो 2 वजह से होती है। एक तो कई बार क्योंकि हम दिल्ली के अंदर है, तो कई बार एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है। जब ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्वालिटी का भी इश्यू चल रहा है, तो लोग वैसे भी बाहर निकलना प्रेफर शायद नहीं कर रहे हैं। हुँ। बिल्कुल, तो हमें उस तरह की परेशानियाँ रहती हैं। साथ ही साथ ये परेशानी भी होती है कि जो हमारे इंटर्न्स हैं, उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। तो जो एग्ज़ाम सीज़न होता है, उसमें हमें वॉलंटियर्स की बहुत दिक्कत रहती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में, अगले 1 साल में, 2 साल में, जो हमारे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड सेंटर्स हैं, उन्हें इतने अच्छे से ऑन ग्राउंड एस्टेब्लिश कर दें। उनको इतने अच्छे से वॉलंटियर बेस उनका बना दें कि हमें वो वॉलंटियर्स की दिक्कत ना हो। जो हमारे करिकुलम है, क्योंकि उसे पढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स आपको वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उसका जो गोल है कि उसको एक टाइम पीरियड के अंदर हमें बच्चों को पढ़ाना है, और सिर्फ़ पढ़ाना या समझाना नहीं है, वो अच्छी तरह से उसे सीख जाएँ, उसको अप्लाई कर सकें, उसका एग्ज़ैक्ट कॉन्सेप्ट वो समझें। इसके लिए हमें वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और हम कोशिश करते हैं कि उस जो हमारे ऑलरेडी हमारे पास सेंटर्स हैं, उन्हें इतने अच्छे से एस्टेब्लिश करें कि आगे ये दिक्कत ना आए। ये हमारा जो प्लानिंग है फ्यूचर के लिए वो ये है। एक्सपैंड करने की अभी हम लोग इतने ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं कि नए सेंटर्स खोलें। हाँ, अगर ऐसी कोई जगह हमें दिखती है, जहाँ पे शायद हमारी रिक्वायरमेंट हमें लगे, और हम लोग उस रिक्वायरमेंट को उस टाइम पे फुलफ़िल कर भी पा रहे हों। हमारे पास वो वॉलंटियर बेस हो कि हम उस जगह पे जाके बच्चों को पढ़ा सकें, तो हाँ, हम ये करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हम ज़रूर उसको करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा अभी प्लान है वो ये है कि हमारे जो ऑलरेडी सेंटर्स हैं, उन्हें हम और अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकें। आप जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हो, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसे स्टोरीज़ रहे होंगे, कुछ सक्सेस का स्टोरी हो सकता है या किसी पेरेंट को कन्विंस करने का स्टोरी, मतलब जो कि आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा टच कर जाता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहते हो? मे बी सम सक्सेस स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट और सम हार्ट टचिंग स्टोरी? हुँ, मैं आपको एक बच्चे के बारे में बताता हूँ, नित्या, पढ़ाने आया था। तो जो मुझे स्टार्टिंग में बच्चे मिले थे ना पढ़ाने के लिए, जब मुझे वो लगा कि हाँ, हिमांशु जाओ इनको पढ़ा दो, है ना? कि इनको क्या-क्या पढ़ाना है? हाँ, ये चीज़ें इन्हें पढ़ानी है। तो वो जो बच्चे मुझे मिले थे मुझे पढ़ाने के लिए, उसमें से एक बच्ची थी नित्या। उसने अभी 12th पास करी है, और इस साल उसने जेएमसी कॉलेज में एडमिशन लिया, जीएस मेरी कॉलेज में। आप नित्या की स्टोरी भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है। वो बच्ची जो स्लम्स में थी, जिसको नित्या पढ़ने में ऐसा नहीं था कि नित्या के साथ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम रही, पढ़ने में हमेशा से बहुत अच्छी थी। वो तो स्टार्टिंग से में मैंने उसे काफ़ी पढ़ाया पर्सनली, और मैंने ये चीज़ देखी, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। इवन जो उसके आस-पास बच्चे हैं, उनके मुकाबले बहुत अच्छी है। ये जो बच्चे हम अपने आस-पास देखते हैं, अपने आस-पड़ोस में, उनको बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकती है नित्या। जब उसे पढ़ाना शुरू करा, तो स्टार्टिंग में उसे वो सारी चीज़ें वो सारे कॉन्सेप्ट उसे समझाने की बड़ी कोशिश करी, जो उसके बुक्स में होते थे, जो उसे पढ़ाने की रिक्वायरमेंट थी। और अब देखें तो वो जो दिल्ली के उन कॉलेजेस में, जिसमें एडमिशन पाने के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन कॉलेज में जिनमें पाने के लिए एडमिशन मिल जाए, इसके लिए बहुत जद्दोजहद चलती रहती है। जो उन स्लम्स से निकल के उसमें से उन प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में से एक में एडमिशन लेती है। ये मुझे लगता है कि काफ़ी इंस्पायरिंग है। साथ ही साथ एक और बच्ची की स्टोरी, सौम्या। सौम्या ने भी अभी 12th पास करी। सौम्या अब अपनी ग्रेजुएशन कर रही है ओपन से। साथ ही साथ वो कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है। सौम्या ने हमारे साथ पढ़ना शुरू करा था, हम उसे पढ़ाते थे, और अब जब वो अपनी 12th क्लियर कर चुकी है, तो हमारे साथ बैठ के जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड क्लास के जो बच्चे होते हैं, उन्हें वो पढ़ाती है, जब वो खुद ग्रेजुएशन कर रही है।
ये दोनों स्टोरीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है, जो मुझे लगता है कि हमें शेयर करनी चाहिए, जो और लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए कि वो बच्चा जो स्लम्स में था शायद उसके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो बहुत सारे और बच्चों के पास है। वो उन कम फैसिलिटीज़ के साथ निकल के, उन बच्चों के साथ जिनके पास ऑलरेडी वो फैसिलिटीज़ हैं, उनके साथ कम्पीट कर रहा है, उनके साथ जाके बहुत अच्छे कॉलेजेस में हायर एजुकेशन ले रहा है। साथ ही साथ वो बच्चा जो उसी जगहों पे रह के, उसी स्लम में रह के बच्चों को पढ़ा रहा था क्योंकि अगर आप कीर्ति नगर का स्लम देखें, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उन जगहों पर। वो झुग्गियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि अगर बारिश आ जाए तो उसमें से पानी टपकने लगता है, आपका सामान जो है वो सारा खराब हो जाएगा। उन जगहों पे रह के वो पहले पढ़ा, अपनी हायर एजुकेशन अब कर रहा है और साथ ही साथ अपने जैसे जो और बच्चे हैं जिन्हें वही दिक्कतें हैं, अब उन्हें पढ़ा भी रहा है। ये मुझे लगता है काफ़ी इंस्पायरिंग है और ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। लेकिन एक चीज़ इंस्पायरिंग ये भी है कि अगर मैं आपकी बात करूँ बिकॉज़ यू आर डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब और उसके साथ-साथ आप ये सारी चीज़ें भी कर रहे हो और आई थिंक आपका इतना बिज़ी शेड्यूल रहता है, वीकेंड्स पर आप इस काम में बिज़ी रहते हो, वीकडेज़ में आपका कॉर्पोरेट जॉब चलता है। इस कि हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस कि भाई आपका जॉब भी चल रहा है, वीक हम तो ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट में जो आदमी काम कर रहा है, वो अपने कॉर्पोरेट के जॉब से इतना थक जाता है कि उसके पास और कुछ करने के लिए हिम्मत रहती नहीं है। तो आप ये हिम्मत कहाँ से लेके आ रहे हो कि भाई मैं वीकडेज़ में तो काम कर रहा हूँ कॉर्पोरेट अपने जॉब में और वीकेंड्स पर मैं ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। तो आप अपने लिए टाइम कहाँ से निकालते हो और हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? बिल्कुल। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं पर्सनली मंडे टू फ्राइडे जॉब करता हूँ। मेरे साथ और जो लोग मेरी टीम में हैं, वो भी यही काम करते हैं। हम लोग जब वो जॉब्स को करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे डेली लाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपनी लाइफ़ तो उसी से चला रहे हैं ना, हमारी रोज़ी-रोटी उसी से आ रही है। फ्राइडे को हम पूरी थकान आ जाती है, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अब तो यार अब नहीं होगा काम, अब अगले मंडे का इंतज़ार करेंगे। उस थकान को जो फ्राइडे और मंडे के बीच में जो थकान मिटती है, वो उन बच्चों के पास जाके ही मिटती है। लिटरली मैं इवन आपको भी इनवाइट करता हूँ, किसी दिन आके देखो, जब आप उधर जाते हो ना, जब शायद 200-250 मीटर का डिफरेंस होगा सेंटर जहाँ पे हम पढ़ाते हैं और जो मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से जब हम लोग चल के वहाँ तक आ रहे होते हैं ना, तब बच्चे ऐसे खुश होकर हमारे पास आते हैं, भैया आ गए, दीदी आ गई, दीदी आ गई। वो जो बच्चों की स्माइल होती है, वो जो बच्चों की एक्साइटमेंट होती है, वो उस मंडे से फ्राइडे तक की थकान को मिटा देती है। पूरी तरह से। वो शायद हमें वो काम करने के लिए एनर्जी लानी ही नहीं पड़ती। हमारा मन करता है कि खुद निकलें, खुद जाएँ उन बच्चों के पास कि अपनी थकान मिटा सकें। वो बच्चे की स्माइल देख के ही हमारी थकान मिट जाती है। उनके अंदर इतनी एक्साइटमेंट रहती है, वो हमें अपना इतना ज़्यादा समझ लेते हैं, अपनापन इतना ज़्यादा देते हैं कि हमें ये लगता ही नहीं है कि हम कुछ काम करने जा रहे हैं। हाँ, हम जब वो करते हैं तो ठीक है, वो सोसाइटी को काफ़ी हेल्प करता होगा, उस बच्चे को बहुत हेल्प करता है। पर जितना वो उसे हेल्प कर रहा है, उतना वो हमें भी हेल्प कर रहा है। तो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो बहुत मुझे लगता है कि हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कहे कि वो सैटिस्फाइड होके नहीं जा रहा। मन की इतनी शांति मिलती है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम कुछ काम कर रहे हैं। हमारा ये अंदर से मन करता है कि हाँ, ये चीज़ करनी है। हम लोग शाम अगर हम नौ 9 टू 5 जॉब करके आते हैं, उसके बाद जैसे ही घर पहुँचते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा ये बोले कि हाँ, मेरे को ये सब्जेक्ट समझ नहीं आया था, ये सब्जेक्ट में टॉपिक नहीं था, कोई बड़ा बच्चा बिज़नेस स्टडीज़ में कुछ समझ नहीं आया, जैसे अगर मेरे को मुझसे पूछता है मैथ्स में कुछ समझ नहीं आया, तो ठीक है, मैं उस टाइम पर लैपटॉप ओपन करके उसको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तैयार रहता हूँ। अगर मैं घर पर हूँ, तो मैं उसे टॉपिक समझाऊँगा और ये इवन मैं तो फिर भी ये नहीं कर रहा। कुछ वॉलंटियर्स मैंने ऐसे देखे हैं उन वो सुबह से शाम तक जॉब करते हैं, फिर वो और भी अपना घर भी देखते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद भी मैं इवन पर्सनली कई बार ये हो जाता है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं कुछ और कर रहा होता हूँ, मैं बच्चे को मैसेज कर देता हूँ, आज नहीं हो पाएगा बेटा कल करवा दूँगा। वो वॉलंटियर्स वो काम को शायद वो अपनी रात में करें, कैसे करते हैं मुझे नहीं समझ आता, पर लिटरली ऐसे ऑनलाइन वॉलंटियर्स तो बहुत सारे हैं, जो ये काम करते हैं कि वो अपना सारा जॉब निपटा जाते हैं, सब काम कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लासेस अपने टाइम पर लेते हैं। और हमेशा लेते हैं। 6 बजे की अगर क्लास है, तो आप ये देखेंगे कि 5:55 पे लिंक आ गया है। हुँ। तो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हम में से अगर कोई भी इसे काम की तरह ले रहा होता, तो कर पा रहा होता। ये उनकी खुद की सैटिस्फैक्शन है, जो उन्हें मिलती है उन बच्चों को पढ़ा के और उनकी एक्साइटमेंट देख के। नहीं, जैसा आपने एक्सप्लेन किया है, आई थिंक इसका एक नेक्स्ट पार्ट हम लोग फिर ऑफलाइन ही करेंगे, आगे का कंटिन्यूएशन आपके सेंटर्स पर आके। बिल्कुल हम आप आइए और जो इस वीडियो को देख रहे हो सब लोग, एक बार
अगर आप वॉलंटियर नहीं कर सकते, अगर आप इंटर्नशिप कोई नहीं करना चाहते, दैट्स फाइन, एक बार पर आके ज़रूर देखिए। जब आप आएँगे ना, वो बच्चे आपके पास आके ऐसे खुश हो जाएँगे कि जैसे पत प हम उनके लिए लिटरली कुछ नहीं कर पा रहे होते। उनकी लाइफ़ में बहुत परेशानियाँ, उन्हें सॉल्व ही नहीं कर सकते। वो उसके बाद भी सिर्फ़ हमारी प्रेज़ेंस के लिए इतना खुश हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपने ऐसा क्या कर दिया है। और आप वहाँ जाएँगे, अगर आप पहले दिन भी गए हैं, तो भी आपके पास ऐसे बच्चे आएँगे कि हाँ, मेरे को दीदी के पास पढ़ना है या मेरे को भैया के पास पढ़ना है। वो आपको उतना अपनापन देते हैं और बिल्कुल आपको आना चाहिए। अगर आप वहाँ पर आएँगे तो जो मन की शांति हमें मिलती है, मुझे लगता है आपको भी वो मिलेगी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने जैसे मेरे को एक्सप्लेन किया और जैसे मैं समझ पा रहा हूँ और वो पैशन आपकी आँखों में मुझे दिख भी रहा है कि जिस हिसाब से आप इतना पैशनेटली इन बातों को बोल रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि व्हाट एक्ज़ैक्टली क्या माहौल वहाँ पे रहता होगा, व्हाट एक्ज़ैक्टली योर टीम विल बी डूइंग और आई थिंक ये बात भी आपने सही बोली कि चीज़ों को हम लोग तभी कर पाते हैं कि अगर वहाँ पे हमको कुछ सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। अदरवाइज़ इतना हैसल है कि आप ये चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, मतलब अगर आप उसे काम की तरह लें कि यार ये तो काम है, तो शायद आप आज करें, कल करें, पर परसों आप उससे थक जाएँगे। हमें ये काम की तरह नहीं लगता और साथ ही ये बहुत बड़ी पार्ट है उन बच्चों का जो वो उसमें प्ले करते हैं, उस रोल को प्ले करते हैं, इन सब को करने में, इन सब चीज़ों के होने में। ये चीज़ें शायद हम नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप हो रही है उन्हीं बच्चों की वजह से। क्योंकि वो एक्साइटमेंट रखते हैं पढ़ने की, हमसे मिलने की। हमें देख के इतना खुश हो जाते हैं कि हमें जाना पड़ता ही है। हम ये चाहते ही नहीं कि हम लोग घर पे रुक जाएँ। हम लोग शाम को जाके कि हाँ यार, आज शाम को तो पार्टी करनी थी, आज शाम को तो मैं नहीं जाता या फिर आज तो मैं दोस्तों के साथ चले जाता हूँ। हम अपने दोस्तों को बोल रहे थे तुम भी हमारे साथ चलो, वहाँ चलोगे तो मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें, वो जो जो सैटिस्फैक्शन हमें शायद वीकेंड्स पे और चीज़ें करके मिलती है, जो हमारी हॉबीज़ को फ़ॉलो करके मिलती है। कई बार हाँ, हम में से ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जो डांस करना पसंद करते हैं, जो किसी भी तरह के जो एक्ट्स देखना पसंद करते हैं या एक्ट्स करते हैं या किसी तरह के ऐसी एक्टिविटीज़ में स्टोरी टेलिंग करते हैं या होस्टिंग करते हैं। वो चीज़ें करते हैं, कई बार छुट्टी करते हैं, अपने वो सेंटर पे नहीं आते और वो चीज़ें करने जाते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि मेरे को अगर मंथ में कहीं घूमने जाना है, मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, मैं घूमने जा रहा हूँ। तो मैं हाँ, सैटरडे संडे एक वीकेंड की शायद छुट्टी कर लूँ। पर अगर मैं 2 ढाई महीने में एक छुट्टी कर रहा हूँ, तो वो पार्ट जिस पैशन के साथ मैं फ़ॉलो करता हूँ उस हॉबी को या वो लोग जो थिएटर देखने जा रहे हैं, थिएटर करने जा रहे हैं, होस्टिंग करने जा रहे हैं, पोएट्री करने जा रहे हैं या फिर वो लोग जो ट्रैवल करने जा रहे हैं, ये सब लोग जो डांस करने जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, वो जिस पैशन के साथ उसे करते हैं, उसी पैशन के साथ आके हमारे बच्चों को पढ़ाते भी हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए कि वही चीज़ें वो अपने आप ही हो रही होती हैं। वो उन बच्चों का रोल है जो वो प्ले करते हैं जो जिस वज़ह से वो चीज़ें हो रही हैं। शायद हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। बहुत-बहुत अच्छे से आपने समराइज़ करा और वाइंड अप करा। एक लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं, जस्ट आपका लास्ट कि जो भी लोग इस वीडियो को या इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे को ऐसा लगता है कि ये मतलब ये मेरा मेरा लाइन नहीं है, ये लाइन मैंने भी पढ़ी है और हम में से बहुत लोगों ने पढ़ी या सुनी होगी कि ना स सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते। कोई भी मतलब अगर मुझसे पूछो मैं सब चीज़ें नहीं कर सकता। ठीक है? मैं अगर मुझसे मुझे अगर सोशल मीडिया सँभालने को दे दिया जाए कृतांश का, तो सोशल मीडिया का बिल्कुल बंटाधार हो जाना है। ठीक है? मैं ना डिटेल्स देख सकता हूँ, ना कंटेंट क्रिएट कर सकता हुँ। कुछ नहीं कर सकता। पर मैं एजुकेशन प स सँभाल सकता हूँ, तो मैं उसे सँभालता हूँ। एक चीज़ें जो आप चीज़ें देख सकते हैं, आप जो हर कोई जो कुछ-कुछ चीज़ें कर सकता है, अगर वो सब चीज़ें करता जाए, तो असल में सारी चीज़ें हो जाएँगी। हाँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, आप सब कुछ नहीं कर सकते और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ कर सकता हो। पर जो कोई कुछ, एक-एक चीज़ अपनी जो कर सकता है, वो अगर करता जाएगा, तो शायद जो भी चीज़ें कम रह जाती हैं हमारे आस-पास, वो कम नहीं रहेंगी। किसी को अगर कोई कमी रह जाती है, उन चीज़ों की कमी रह जाती है जो उसकी गलती नहीं है, शायद वो कमियाँ नहीं रहेंगी। तो हम जितना भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, हमें करना चाहिए और उसको लेके मोटिवेटेड रहना चाहिए। हिमांशु, थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला और आई एम श्योर कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, आई हैव ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर कृतांश और आई होप कि आप और आगे जाएँ, पर आई डोंट होप, आई एम एश्योर्ड कि आप बहुत आगे जाएँगे, जिस हिसाब से आप अपने पैशनेटली काम कर रहे हैं। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड वील डू अ नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस आल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे बारे में जान हमसे हमारे बारे में पूछने के लिए, हमारे बच्चों के बारे में जानने के लिए और जो आपने कहा बिल्कुल करिएगा। ऑफलाइन सेशन जब आप करेंगे, तो आपको जो सवाल आपने मुझसे करे हैं,
उससे ज़्यादा अच्छे सवाल लेके आइएगा और वो हमारे बच्चों से कीजिएगा। मुझे लगता है मैं इवन आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे आंसर्स मिलेंगे। एग्जैक्टली मेरा मेरा मेन पर्पस तो वही है कि जैसे आपने मेरे को बताया है कि जो एक्सपीरियंस है, आई ऑल्सो वांट टू सी एंड शो द पीपल कि क्या एक्सपीरियंस है उस चीज को, तो डेफिनेटली विल डेफिनेटली डू दैट इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।